हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद करुणा। सो आज हम करने वाले हैं अपनी यूनिट 2। लास्ट वीडियोस में हमने करी है अपनी यूनिट 1 कंप्लीट, जिसके 4 पार्ट्स के अलग अलग आपको चारों वीडियो मिल जाएंगी। आज से हम शुरू करने वाले हैं अपना यूनिट 2, जिसका नाम है हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। तो इसके हम पार्ट ए की अगर हम बात करें तो इसके अंदर हम कुछ कमिटीज़ और कुछ कमीशंस के बारे में पढ़ेंगे जो कि एजुकेशन से रिलेटेड होने वाली है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर अपने पेपर 2 एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, ताकि हमें भी पता चले कि वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं, और चैनल से जुड़े रहिएगा आगे की वीडियोस के लिए। तो आज के जो हमने ये अपने चैप्टर में शुरू करना है वो है हमारी कमेटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953। था क्या ये, क्यों आया, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर चेंजेस करे गए और क्या चीज़ें हैं, उसके हम बारे में बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो सर एक्रोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के थ्रू ये जो कमीशन है ये आई थी, उनके थ्रू ये लाया गया था हमारे पास। और क्या था, लॉन्गेस्ट सर्विंग वाइस चांसलर थे वो मद्रास यूनिवर्सिटी के, ये लक्ष्मण स्वामी मुदालियर के लिए बताया गया। इसको मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। तो जो मुदालियर कमीशन है वो मद्रास यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर के थ्रू आई थी, सर एक्रोट लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जिनका पूरा नाम है, और वो इलेक्टेड हुए थे चेयरमैन ऑफ WHO, और एग्जीक्यूटिव बोर्ड रहे हैं वो 1949 एंड 1950 में। पद्मा भूषण उनको मिला था 1954 में, और पद्मा विभूषण उनको मिला है 1963 में। एम क्या था सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का, कि आइडल सिटीजनशिप बनानी है, कैपेसिटी बढ़ानी है अर्निंग मनी की। एक्चुअली ये हमारी जो कमीशन है ये बहुत ही जब हमारा जो देश है वो आज़ाद हुआ और उसके बाद जब हमारी चीज़ें स्मूथली रन करने लगी उसी टाइम पर ही आया था। मतलब कि बहुत अर्ली ये जो कमीशन थी वो आ गई थी। तो यहाँ पर लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो इन्वेस्ट करें अपनी पढ़ाई पे, है ना। तो वो लोग चाहते थे कि हमारी एज सून एज पॉसिबल हमारी एजुकेशन कंप्लीट हो, ताकि हम लोग जो है वो अर्न करना स्टार्ट कर सके। तो अर्निंग मनी से ही रिलेटेड था यहाँ पे सब कुछ, कि पैसों के बारे में भी सोचना है, वोकेशनल स्टडीज़ के बारे में भी सोचना, बच्चों को जो है साथ के साथ ही हम तैयार करें कि वो और कुछ चीज़ों में भी इन्वेस्ट करके अपने टाइम को वहाँ से भी कुछ मनी जो है वो अर्न कर सके। डेवलप करना था इन्होंने क्वालिटी ऑफ लीडरशिप को, और ह्यूमन वर्चुअस की इन्होंने बात जो वो करी थी। इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस की अगर हम बात करें तो जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो बोली गई थी कि किसी भी चिल्ड्रन के लिए जो सेकेंडरी एजुकेशन है वो शुड बी 11 to 17 ईयर्स, मतलब कि 11 से 17 साल तक बच्चे की जो है सेकेंडरी एजुकेशन जो है वो हो जानी चाहिए। और जो आपकी 12th क्लास है वो ग्रेजुएशन के साथ उसको मर्ज कर दो, यानी कि 12वीं की ज़रूरत ना हो स्कूल में करने के लिए, कॉलेज में ही बच्चा जाकर 12वीं जो है वो कर सके। मल्टीपर्पज़ स्कूल बनाए जाए, यानी कि स्कूल में सिर्फ एजुकेशन सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कराई जा रही है, वोकेशनल चीज़ों पे भी ध्यान दिया जा रहा है, सिलाई बुनाई ये सब चीज़ों पे भी ध्यान दो। और भी जैसे खेती सिखानी है, अगर कुछ भी वोकेशनल चीज़ें सिखाई जाए बच्चों को। प्रैक्टिकल कोर्सेज होने चाहिए, इंट्रोड्यूस करो प्रैक्टिकल कोर्सेज को। जो डिग्री कोर्स है वो 3 साल का होना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजीसी नेट वाले इसको बहुत तरीके से घुमाकर पूछेंगे कि डिग्री कोर्स जो है वो 3 साल का कौन सी कमीशन में बोला गया था। तो आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 को याद रखना है इस बात के लिए। टेक्निकल इंस्टीट्यूशन शुड बी ओपन नियर द फैक्ट्री सो दैट द स्टूडेंट कैन टेक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, कि जो भी हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको किसी फैक्ट्री में जाके ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो वो कॉलेज के पास में ही बनाओ, ताकि बच्चा वहाँ जाके अपनी इंटर्नशिप भी कर सके, प्रैक्टिकल चीज़ों के बारे में समझ सके, उसको जान सके, है ना। इंजीनियरिंग अगर हम करवा रहे हैं बच्चे को तो हम जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनके बिल्कुल साथ में ही कॉलेज बनाए, ताकि बच्चे वहाँ जाकर एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी ले सके। वो भी इस कमीशन में बोला गया था। स्टूडेंट्स हु हैव पास द प्री यूनिवर्सिटी कोर्स शुड बी अलाउड टू एंटर इन अ प्रोफेशनल कोर्सेज। जितने भी हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज हैं वहाँ पे बच्चों को इनरोल करवाओ, उनको प्रोफेशनली भी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए।
अगर हम बात करें टीचर एजुकेशन की, तो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन ने कुछ चीज़ें टीचर एजुकेशन के लिए भी रिकमेंड करी, तो उनकी भी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो उन्होंने बोला 2 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स फॉर नॉन ग्रेजुएटेड, जो भी बच्चे ग्रेजुएट नहीं हैं उनके लिए मिनिमम 2 साल का टीचर ट्रेनिंग का कोर्स जो है वो रहना चाहिए, जिसे अब हम डेली डाइट और ये JBT है ना, इन सब नामों से जानते हैं। और 1 ईयर टीचर ट्रेनिंग कोर्स फॉर द ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जो भी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 1 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स वो रहने वाला है। देयर शुड बी ओनली टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन फॉर टीचर ट्रेनिंग, मतलब कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे भी हों जो सिर्फ टीचर ट्रेनिंग करवा रहे हैं, यानी मतलब स्पेशलाइज जो इंस्टीट्यूशंस है वो आ जाने चाहिए टीचर ट्रेनिंग के लिए। स्टूडेंट्स शुड गेट स्टाइपेंड बाय स्टेट एंड नो फीस शुड बी चार्ज इन द ट्रेनिंग कॉलेजेस। जितने भी कॉलेजेस हैं फ्री ऑफ कॉस्ट वो करवाएं। अभी भी कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे हैं जिनमें फ़ीस आपकी नहीं लगती है, अभी भी बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं सरकारी कॉलेज जहाँ पर आप फॉर्म फिल करते हैं, अगर आपका नंबर आ जाता है तो वहाँ पर फीस अभी भी नहीं लगती है, तो फीस वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। और कुछ ना कुछ स्टाइपेंड जो है वो स्टेट के द्वारा ज़रूर दिया जाना चाहिए बच्चों को। Trained graduate with at least 3 years teaching experience should be admitted to MEd courses। जितने भी हमारे MEd courses हैं वो जो एक्सपीरियंस बच्चे हैं, मतलब कि मिनिमम 3 साल का एक्सपीरियंस ले चुके हैं और ग्रेजुएट टीचर्स वो ऑलरेडी हैं, तो उन लोगों को MEd के लिए इनरोल करवाया जाए। ये चीज़ अभी भी लगी हुई है। स्पेशल पार्ट टाइम कोर्सेज वर रिकमेंडेड टू द अनट्रेन टीचर्स। अब जितने भी, अगर हम बात करें ना, आप लोगों ने अगर बहुत पास का एरिया देखा होगा, आप थोड़ा सा दूर जाएंगे कोई गांव का एरिया या कोई ऐसा एरिया जहाँ पे इतनी फैसिलिटीज़ नहीं है, वहाँ पे अभी भी आप लोग देखेंगे अनट्रेन टीचर्स हैं, टीचर ट्रेनिंग करके टीचर्स नहीं है। बहुत सारी जगह ऐसी आपको मिल जाएगी जहाँ पे अनट्रेंड आपको टीचर्स मिलेंगे, तो उनके लिए भी बोला गया था कि एक पार्ट टाइम शॉर्ट कोर्सेज बना दो, ताकि वो लोग भी जो है अपनी एक ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट कर सके और प्रोफेशनली वो लोग भी ट्रेन आपको कर पाए। ऑल्सो स्ट्रेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिफ्रेशर कोर्सेज। शॉर्ट टर्म कोर्सेज बनाओ, कुछ वर्कशॉप रख दी, सेमिनार्स रख दिए, ऐसा कुछ रखो जो इन सर्विस टीचर है, यानी कि जो ऑलरेडी वर्किंग है उनके लिए भी और न्यू लोगों के लिए भी। एंड टीचर्स इन 1 और 2 एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, जो भी हमारी टीचर्स हैं उनकी कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी ज़रूर होनी चाहिए साथ में ही, टीचर ट्रेनिंग के साथ में। तभी आपने देखा होगा बहुत क्रिएटिव रहती है जो टीचर ट्रेनिंग आपका कोर्स रहता है, वो बहुत क्रिएटिव होता है। आपको पेंटिंग सिखाई जाएंगी, हर तरह की क्राफ्ट से रिलेटेड आपको कुछ बनाना, तो ये चीज़ आई कि वोकेशनल चीज़ें हमको यहाँ पर डालनी पड़ेंगी, टीचर को ये चीज़ें आनी चाहिए। ट्रेनिंग कॉलेजेस शुड कंडक्ट द रिसर्च वर्क। जितने भी हमारे टीचर ट्रेनिंग के ब्लॉक्स बने थे, जितने भी टीचर ट्रेनिंग के कॉलेजेस बने, इंस्टीट्यूशंस बने, उनको बोला कि रिसर्च पे भी आप लोगों ने काम करना है, रिसर्च वर्क भी कराओ, तभी तो आगे की कमीशन आ पाएंगी। बिकॉज ऑफ द रिकमेंडेशंस 4 ईयर कोर्सेज वर स्टार्टेड एट डिफरेंट रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन। 4 साल का जो कोर्स था वो हमारे कुछ रीजनल इंस्टीट्यूशंस में आया था 1963 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। और वो जगह कौन कौन सी थी? अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर, मैसूर और शिलोंग। ये हमारी 5 जगह थी, 5 रीजनल इंस्टीट्यूशन यहाँ पर आए थे जो कि टीचर ट्रेनिंग के ऊपर काम किया था, जिन्होंने बोला था कि 4 ईयर्स की टीचर ट्रेनिंग जो है वो हो जानी चाहिए। तो ये जगह थी। तो ये था हमारा सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986, जिसे हम डाइट के लिए भी जानते हैं कि जहाँ पे ये डाइट वर्ड जो आया है हमारा टीचर ट्रेनिंग के लिए, वो यहीं से आया था, नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन से, NPE। ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है ये। अगर आप कोई भी तरह का टीचर ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हो या आप UGC नेट की तैयारी कर रहे हो, इसके बिना हम चल ही नहीं सकते हैं बिल्कुल भी। SCRT के इंस्टीट्यूशंस यहीं से सेटअप हुए पूरे। इस्टेब्लिशमेंट करी थी ब्लॉक्स ऑफ टीचर ट्रेनिंग की, कि भाई इंस्टीट्यूट ही ऐसा बना दो, यानी कि अभी तक क्या होता था, जितने भी हमारी यूनिवर्सिटी थी, कॉलेजेस थे, वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग के लिए कोई अलग से ब्लॉक नहीं होता था।
है ना, जैसे हम पढ़ते हैं ना कि कोई एडमिन है, मैनेजमेंट है, इनके अलग अलग ब्लॉक्स बने होते हैं, बट टीचर एजुकेशन के लिए ऐसा नहीं था। तो यहाँ पर 1986 में बोला गया था एनपीई में कि अलग से एक ब्लॉक होना चाहिए और वहाँ पर टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हम चीज़ें करेंगे। और जो सेकेंडरी टीचर इंस्टीट्यूशन है वो कॉलेजेस बना दो, उनको एजुकेशन के कॉलेजेस होने चाहिए, वो एडवांस स्टडी होनी चाहिए एजुकेशन की, और एजुकेशन फॉर ऑल, सबके लिए होनी चाहिए हमारी ये एजुकेशन। और न्यू इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट यहाँ पर होनी चाहिए। ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन यहीं से आया था, ये बहुत बारी पूछा गया ये क्वेश्चन। चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच जो हमारी शुरू हुई थी वो यहाँ से शुरू हुई थी, एनपीई 1986 से। यहाँ पे हमारा ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, हमारा चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच स्टार्ट हुआ प्राइमरी एजुकेशन के लिए। और उसके बाद ये हमारा ऑल्सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ रूरल यूनिवर्सिटी मॉडल, ये भी बना था ये हमारा बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी ने जो चीज़ बोली थी उसके थ्रू हमने ये जो कमीशन है उसके अंदर ये चीज़ें हमने डाली थी। उसके बाद उन्होंने बोला कि इग्नू के बारे में आप बहुत अच्छे से याद रखेंगे। इग्नू कब आया था? 1985 में। फर्स्ट डिग्री कोर्स ऑन टीचर एजुकेशन शुड नॉट बी गिवन ऑन द कॉरेस्पॉन्डेंस मोड। जो हमारा पहला डिग्री कोर्स होगा टीचर ट्रेनिंग का वो आपका कॉरेस्पॉन्डेंस मोड पे नहीं दिया जाएगा। सपोज आपने ग्रेजुएशन करी तो अब आप बीएड के लिए प्लान कर रहे हैं, तो आपका वो फर्स्ट कोर्स हुआ तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस बेस पे नहीं होना चाहिए, वो रेगुलर होना चाहिए। टीचर ट्रेनिंग, अगर आप ट्रेनिंग ही नहीं लेंगे तो वो कोई वैल्यू करेगा ही नहीं वहाँ पर। तो कॉरेस्पॉन्डेंस ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, आपका रेगुलर मोड पे ही ये रहना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि POA 1992। बहुत ही इम्पोर्टेंट ये हमारा एक कमेटी आई थी। बेसिकली इसके अंदर था क्या कि जितनी भी अभी तक इससे पहले की कमीशंस आई थी उनको लागू करना, यहाँ पर हम लोगों ने किया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन, या अब उसका एक्शन करना है। जितनी भी चीज़ें हमने बना ली हैं, समझ ली हैं, जितने भी रूल्स हमारे हो चुके हैं उनको अब कब हमें एक्शन में लेके आना है, वो यहाँ पर POA ने किया था 1992 में। आचार्य रामामूर्ति कमेटी में 1990 में उन्होंने ये शुरू किया था। और श्री एन जनार्दना रेड्डी कमेटी जो थी वो जुलाई 91 में उन लोगों ने, अगर कहीं पर भी एनलाइटमेंट की बात करेंगे ना, सोसाइटी को एनलाइटमेंट किसने दिया था POA के लिए, तो वहाँ पे हम रामामूर्ति की बात करेंगे। और जो एन जनार्दना है उन्होंने इसको आगे बढ़ाया था तो हम उनकी भी बात करेंगे। इन दोनों ने मिलकर इसमें काम किया था। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी कि जो नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है उसके लिए भी इन लोगों ने बोला था, यहाँ पर आया था प्रोग्राम ऑफ एक्शन में। आंगनवाड़ी, बालवाड़ी, नवोदया विद्यालय, और उन्होंने बोला था कि डेवलपमेंट करना है हमें लैंग्वेज के ऊपर, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला जो है हमारा, कि मदर टंग भी होनी चाहिए, लैंग्वेज और भी दूसरी होनी चाहिए। तो वो जो 3 लैंग्वेज फार्मूला है वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के थ्रू ही आया था। और उन्होंने बोला था, रिकमेंड किया था इन्होंने, डेवलप हिंदी एज अ नेशनल लैंग्वेज, कि हमारी नेशनल लैंग्वेज को भी डेवलप करना चाहिए हिंदी को। उसके बाद उन्होंने बोला था कि रूरल यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन जो है वो बनने चाहिए, मतलब कि गांव वाले एरिया में भी आपके इंस्टीट्यूट होने चाहिए, आपकी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ पर भी रहनी चाहिए। नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स, अगर हम इसकी बात करें तो 1988 उपाध्याय के थ्रू हमें ये मिला था। बहुत ही इम्पोर्टेंट रहा है ये। जहाँ भी टीचर एजुकेशन सोसाइटी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे वहाँ पर इनका नाम आता है, DP चट्टोपाध्याय का। उन्होंने बोला था टीचर एजुकेशन के लिए कि भाई जो टीचर ट्रेनिंग के आपने इंस्टीट्यूट्स बनाए हैं ना, उनको किस तरह से आपने बढ़ाना है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी, वो यहाँ पर DP चट्टोपाध्याय जी ने बोला था। उन्होंने बोला कि इम्प्रूव करो स्टैंडर्ड ऑफ टीचर्स एज वेल एज द टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कि जितने भी टीचर्स हैं, टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूट है, या हमारी जो भी टीचर ट्रेनिंग से रिलेटेड हमारी एजुकेशन हम प्रोवाइड कर रहे हैं उसको इम्प्रूवमेंट लानी है, उसके अंदर उसको इम्प्रूव करना है। रिपोर्ट क्या थी कि टीचर्स एंड सोसाइटी, कि भाई सोसाइटी से रिलेटेड अब जो चीज़ें चाहिए, अभी हमें कैसी टीचर्स चाहिए जिसको स्मार्ट बोर्ड भी चलाना आता हो, है ना, वो स्मार्ट
चीज़ों पे काम कर पा रही हो, बच्चों की डिजिटल अटेंडेंस लेनी है तो वो ये भी देख पा रही हो, यानी कंप्यूटर नॉलेज अब बहुत इंपॉर्टेंट हो गई टीचर्स के लिए। तो आजकल की ये रिक्वायरमेंट है ना। आप कहीं पर भी अप्लाई करने जाएंगे किसी भी स्कूल में तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेंगे कि आपको स्मार्ट बोर्ड चलाना आता है या नहीं, आप बच्चों को कैसे हैंडल करोगे। अब पहले की तरह आप बच्चों को हैंडल नहीं कर सकते हो, अब चीज़ें बहुत ही चेंज आ चुका है बहुत सारी चीज़ों में। तो इस तरह से जो भी सोसाइटी से रिलेटेड चीज़ें थी वो यहाँ पर थी। अब 4 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज आफ्टर द सीनियर सेकेंडरी प्रेफर करेंगे 5 ईयर कोर्स को, जो कि ग्रेजुएशन और ट्रेनिंग जो है वो दोनों को मिला दिया जाएगा। ये हमारा कोर्स जो है वो आ जाएगा, यानी कि ग्रेजुएशन के बाद बीएड 5 ईयर्स। उसके बाद था कि एलिमेंट्री टीचर्स इज डिजायरेबल टू हैव अ 2 ईयर ट्रेनिंग कोर्सेज आफ्टर द 12th। जो एलिमेंट्री स्कूल के लिए जाना, जिन्होंने प्राइमरी के लिए जाना, जैसे कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन लोगों को क्या करना पड़ेगा, 2 ईयर का कोर्स जो है वो करना पड़ेगा, जो कि डेली डाइट है, डीपीएससी, एनपीटीटी, नर्सरी प्राइमरी टीचर ट्रेनिंग। तो ये वाली चीज़ें रहेंगी, 2 ईयर्स के ट्रेनिंग कोर्सेज ये बना दिए जाएंगे। इंटीग्रेटेड कर देंगे अगर हम 4 ईयर के करिकुलम को। फॉर अ डिग्री इन एजुकेशन शुड बी कंसिस्ट ऑफ अ जर्नल एजुकेशन एंड द प्रोफेशनल प्रिपरेशन। की जो एजुकेशन की डिग्री के लिए अगर आपको काम कर रहे हो तो 4 ईयर का भी हम करिकुलम जो डिग्री है वो एक सेट करेंगे, जिसके अंदर आप प्रोफेशनल प्रिपेयर अपने आप को कर सकते हो टीचर एजुकेशन के लिए। फिर हम बात करते हैं एनसीएफ की, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। अभी तक हमारे 4 करिकुलम्स जो थे ये आए थे नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, जो कि था 1975 में, 1988 में, 2000 में एंड देन 2005। चेयरपर्सन इसके कौन है, प्रोफेसर यशपाल। इन्होंने बोला था कि जितनी भी चीज़ों से मतलब कि विदाउट बर्डन हमें जो है लर्निंग बच्चे को देनी है, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन, इसका ये एक फिक्स स्लोगन रहा है हमारे एनसीएफ का, कि जो लर्निंग है ना वो रियल लाइफ से रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसे किताबों में से बच्चों को रटवाना नहीं है, हमें रोट मेथड को जो है वो ख़त्म करना है, और एक जो हमारा रियल लाइफ से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमें दिखानी है। जैसे कि अगर हम बच्चे को सन के बारे में पढ़ा रहे हैं, मून के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप उसको सिर्फ बुक्स में से ना पढ़ाइए, आप उसको ले जाकर दिखा दो कि ये सन है। तो उसको वहाँ से चीज़ें समझ में आएंगी। वो लीव्स के बारे में अगर सीख रहा है तो आप उसको गार्डन में ले जाओ, वो लीव्स को देखेगा, वहाँ पर उसको समझ में आएगा कि ये कैसे हैं, किस किस शेप में है, क्या क्या चीज़ें हैं, प्लांट की हाइट कितनी रहती है, ट्री की हाइट कितनी रहती है। तो ये सब चीज़ें वो एक एक्टिविटी से सीख रहा है, यानी कि रियल लाइफ से सीख रहा है, एक्सपीरियंस करके वो जब चीज़ों को सीख रहा है, तो उसको एनसीएफ में हम लोगों ने कंसिडर किया था। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सिविलाइजेशन के लिए था, प्रोग्रेस के लिए था, नेशनल करिकुलम जो आया था वो आया ही स्कूल के करिकुलम के लिए था, कि स्कूल का करिकुलम आपको किस तरीके से जो है वो सेट करना है। NCF as a mean of evolving a national system of education, NPE 1986। NPE 1986 में जितनी भी चीज़ें थी उसको नेशनल सिस्टम में लेकर आने के लिए किसने काम किया था, NCF ने किया था। मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू लर्नर सेंट्रिक, कि टीचर सेंट्रिक से लर्नर सेंट्रिक हो जाएगा, यहाँ पर ये बहुत बड़ा एक चेंज था। उसके बाद इन्होंने एक फिक्स चीज़ बताई कि 25 to 40% क्वेश्चंस शुड बी शॉर्ट आंसर टाइप। अब यहाँ पे ये एक ऐसी कमीशन थी जिन्होंने क्लियर किया था कि जो हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस होने चाहिए वो जो है क्लियर, इन्होंने कहा कि 25 से 40% हमारे MCQ क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स, ये सब चीज़ें जो हमारी होनी चाहिए, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हमारे यहाँ पे रहने चाहिए। जो बोर्ड एग्ज़ाम है 10th के वो ऑप्शनल होने चाहिए, ऐसा नहीं है बच्चे के ऊपर कोई भी बर्डन नहीं रहना चाहिए, वो ऑप्शनल है उसके लिए बोर्ड एग्जामिनेशन। इवैल्यूएशन सिस्टम शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड के बेसिस पे हम लोग जो है इवैल्यूएट करेंगे। CGPA जो आई परसेंटेज से हटकर वो यहीं से आई थी। उसके बाद उन्होंने बोला बोर्ड शुड कंडक्ट द री एग्जामिनेशन इमीडिएटली, कि अगर कोई भी बच्चे का एग्ज़ाम रह जाता है तो आप इमीडिएटली उसका एग्ज़ाम दोबारा से कंडक्ट कराएंगे। अगर बच्चा बीमार है, वो नहीं आ पा रहा, फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन होनी चाहिए, बच्चा दोबारा से अपना आकर पेपर दे सकता है, तो री एग्जामिनेशन भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल था यहाँ पर। टोटल होमवर्क टाइम फॉर क्लास 10th and 12th
स्टूडेंट्स शुड बी 2 hours अ डे। 2 घंटे से ज़्यादा आपने होमवर्क बच्चे को नहीं देना। अगर वो 10वीं और 12वीं में है तब के लिए हम बात करें, सिर्फ 2 घंटे का आप उनको होमवर्क जो है वो देंगे। प्रिंसिपल्स क्या रहे थे हमारे एनसीएफ 2005 में, उसमें था कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। स्कूल के बाहर भी हमारी जो दुनिया है उससे हमें नॉलेज बच्चे को देनी है। जो लर्निंग होनी चाहिए वो एक्टिविटी बेस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चे को हम सिर्फ किताबों में से रोट लर्निंग करा रहे हैं, उसको हमें ख़त्म करना है। इंश्योरिंग दैट लर्निंग इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम द रोट मेथड, कि रोट मेथड से तो बहुत दूर ले जाना है हमें बच्चे को। उसके करिकुलम से प्रोवाइड करना है कि उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो होनी चाहिए थी। टेक्स्ट बुक सेंट्रिक नहीं रखना है बच्चे को कि सिर्फ किताबों से आप पढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसकी जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होनी चाहिए और बच्चा जो है वो अपनी रियल लाइफ से चीज़ों से सीखे, एक्सपीरियंस करके सीखे। आपको ओवर राइडिंग नहीं करनी है बच्चे की, बहुत ज़्यादा उसको नहीं घुमाना है। उसको जितना बच्चा कर पा रहा है काम, आप उसके अकॉर्डिंग ही उसको काम जो है वो कराएंगे। एग्जामिनेशन जो है वो और ज़्यादा फ्लेक्सिबल कर दो और इंटीग्रेटेड क्लासरूम कर दो। लाइफ से रिलेटेड जितने भी चीज़ें हैं वो पूरा पूरा आपका, ऐसा नहीं है कि स्कूल का एक कमरा ही आपका क्लासरूम है, आप बाहर जाइए वहाँ भी आपका क्लासरूम है, वहाँ भी सीख रहे हैं। ये था हमारा एनसीएफ में। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल नॉलेज कमीशन 2007, यानी कि एनकेसी। ये बहुत ही अच्छा हमारा एक एक्ट था जो आया था, बहुत अच्छी कमीशन थी, लेकिन इसे डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। तो अभी हम इसके बारे में पढ़ते हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के थ्रू ये हमारा आया था। एडवाइजरी बॉडी कौन थे? पीएम थे वो हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। उन्होंने बोला कि सैम पित्रोदा जो थे ये एक मेन मेंबर थे। बेसिकली ये जो कमीशन था वो 7 टोटल मेंबर्स थे जो लेकर आए थे, ठीक है। तो उसके अंदर जो सबसे मेन थे वो सैम पित्रोदा, ये आपको याद रखना है इस नाम को। एनकेसी हैज डिजाइन टाइम फ्रेम ऑफ 3 years फ्रॉम 2 अक्टूबर 2005 टू 2 अक्टूबर 2008। ये 3 साल तो लगे इसको आने के लिए, लेकिन उसके बाद डिसकंटिन्यू कर दिया गया इसको बीजेपी के थ्रू। 2014 में ये डिसकंटिन्यू हो गया। इन्होंने क्या बोला था कि इंट्रोड्यूस करो इंग्लिश को एज अ फर्स्ट लैंग्वेज स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास फर्स्ट इन अ स्कूल। पहली क्लास से ही आप इंग्लिश को भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए अपने स्कूल में, तो बच्चों की जो है डेवलपमेंट ऑटोमेटिकली हो जाएगी। तो इन्होंने इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशन इनकी क्या थी कि हेल्थ इंफॉर्मेशन नेटवर्क हमें बच्चे को सिखाना है, हेल्थ के बारे में हमें बच्चे को नॉलेज ज़रूर देनी है। आईटी सेक्टर होना चाहिए हमारा। उसके बाद उन्होंने बोला कि पोर्टल्स होने चाहिए, यानी कि क्रिएशन ऑफ वेब पोर्टल्स जो है वो बच्चे के पास होने चाहिए। उनकी लोकल लैंग्वेजेस में भी उनको अवेलेबल हो सारी चीज़ें। जैसे कि सपोज अगर कोई बच्चा है या वो उसको मराठी आती है, वो नहीं समझ पा रहा है हिंदी में या इंग्लिश में, तो जो भी आप क्लास ले रहे हैं वो वेब पोर्टल पे होनी चाहिए और वो मराठी में भी अवेलेबल हो, ताकि बच्चा वो भी कर पा रहा है। उसके बाद लीगल एजुकेशन के बारे में बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ा बहुत लॉ के बारे में आपने बच्चे को स्टार्टिंग से पढ़ाना है। मेडिकल एजुकेशन बच्चे को थोड़ी बहुत, मतलब एक बेसिक चीज़ें आपको स्टार्टिंग से देनी है बच्चे को। मैनेजमेंट से रिलेटेड चीज़ें आपको बच्चे को पहले से ही सिखानी है। तो ये हमारा नेशनल नॉलेज कमीशन 2007 में आया था डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरफ से। उसके बाद हम बात करते हैं यशपाल कमेटी रिपोर्ट 2009। प्रोफेसर यशपाल के थ्रू ये हमें मिला है। उन्होंने बोला था कि रेनोवेशन करनी है आपको हायर एजुकेशन के लिए, हम लोग काम करेंगे। ऑल यूनिवर्सिटीज मस्ट बी टीचिंग कम रिसर्च यूनिवर्सिटी। ऑल रिसर्च बॉडीज मस्ट कनेक्ट विद द यूनिवर्सिटी। जितनी भी रिसर्च से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यूनिवर्सिटी के साथ मिला देनी चाहिए। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं पीएचडी कोर्सेज हैं या रिसर्च से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी में अवेलेबल होती हैं। तो पहले ये हमारी कमीशंस में बोला जा रहा था कि ऐसा करो कि जो रिसर्च है वो भी यूनिवर्सिटी से मिलानी है, वहाँ पर जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो बच्चों को मिलनी चाहिए रिसर्च में जाने के लिए। प्रिवेंट द आइसोलेशन ऑफ स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट, इन दोनों को अलग अलग करके पूरे अच्छे से बच्चों को ट्रेनिंग देनी है आपको। वी शुड लुक फॉरवर्ड टू द डे व्हेन IIT एंड IIM ऑल्सो प्रोड्यूस द स्कॉलर होने चाहिए यहाँ पर हमारे, हम इसका वेट कर रहे हैं।
ऑल वोकेशनल इंस्टीट्यूशन मस्ट बी अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सिटी। जितने भी हमारे वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी का पार्ट यहाँ पर रहने चाहिए। उन्होंने बोला इट शुड बी मैंडेटरी फॉर ऑल यूनिवर्सिटी टू हैव द अनग्रेजुएट प्रोग्राम। जितनी भी हमारी यूनिवर्सिटीज़ हैं भाई वो आप अनग्रेजुएट प्रोग्राम भी जो है वो निकालेंगे, यानी कि ग्रेजुएशन के भी चीज़ें बच्चों को मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने कॉलेज बना दिया वहाँ आप सिर्फ MBA करा रहे हो कि भाई 12वीं बाद तो बच्चा नहीं आएगा लेकिन ग्रेजुएशन करके आ सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सारी यूनिवर्सिटी के लिए मैंडेटरी कर दिया कि उनको अंडर ग्रेजुएट भी जो कोर्सेज है वो देने हैं, तो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज भी आपको देने पड़ेंगे, यहाँ पे प्रोग्राम जो है वो मिलेंगे। नीड टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग ब्रिज बिटवीन द डिफरेंट फील्ड्स ऑफ साइंस, सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज़। इसके बीच में आपको एक ब्रिज बनाने की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि तीनों ही बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स हैं, लेकिन बच्चे को आपने सारी चीज़ें प्रोवाइड करानी है। तभी हमारे पास BA भी हमें करने को मिल जाती है, BCom भी और BSc भी। तो ये सारी चीज़ें हमारी रहनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी में। टीचर ट्रेनिंग जो है फॉर ऑल लेवल ऑफ स्कूल एजुकेशन मस्ट बी कैरिड आउट बाय द इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन। जितने भी हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं टीचर एजुकेशन के, उन सबको एक हायर एजुकेशन तक की नॉलेज आपको प्रोवाइड करनी है, जो भी प्यूपल टीचर्स हैं वहाँ पर। एब्सेंस ऑफ यूनिवर्सिटी लेवल इंटरेस्ट इन टीचर ट्रेनिंग हैज़ रिजल्टेड इन अ पुअर एकेडमिक क्वालिटी। अगर आप इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं तो आपका पुअर एकेडमिक रहेगा जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर। इसके बाद हम बात करते हैं अपने नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। जो हमने अभी NCF ऊपर पढ़ा था वो चाइल्ड सेंटर्ड था, ये वाला NCF हमारा टीचर एजुकेशन से रिलेटेड है। यहाँ पे हम टीचर एजुकेशन की बात करेंगे कि क्या क्या चीज़ें जो है हमारी मैंडेटरी होती है टीचर एजुकेशन में। 2009 में हमारा ये कमीशन आया है। ये किस लिए था? टू इन्हांस द क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी कि एक एलिजिबिलिटी टेस्ट बनाओ जिसका नाम टेट फॉर टीचर्स एंड प्रिंसिपल। एलिजिबिलिटी टेस्ट इज पेट। जो हमारा टीचर्स के लिए होगा उसको हम टेट बोलेंगे, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और जो प्रिंसिपल के लिए होगा उसको हम पेट बोलेंगे, प्रिंसिपल एलिजिबिलिटी टेस्ट। आर कंडक्टेड एट बोथ लेवल, स्टेट एंड द सेंट्रल लेवल। हर स्टेट भी अपना अपना कराएगी और सेंट्रल भी करवाया जाएगा यहाँ पर इसको। ये अभी भी मान्यता है इसकी, सीटेट के बिना आप कहीं भी शिक्षक नहीं बन सकते हैं। फॉर टीचर एजुकेशन UGC कंडक्ट द नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम नेट, जिसके लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं, एट द नेशनल लेवल एंड द स्टेट लेवल एलिजिबिलिटी टेस्ट इज स्लेट एंड सेट एट द स्टेट लेवल। तो ये हमारे कुछ एलिजिबिलिटी टेस्ट हैं जो हमें अपने पूरे करने पड़ते हैं कहीं भी टीचर बनने के लिए। इसके बाद हम बात करेंगे जस्टिस वर्मा कमेटी की, जो कि आई है 2012 में। अगर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड किसी भी यूनिवर्सिटी, किसी भी कमीशन में आपको लगता है कि बात हुई है तो वो जस्टिस वर्मा कमेटी है। कहीं भी आपसे अगर टीचर एजुकेशन से रिलेटेड बात कर रहे हैं और ऑप्शंस में जस्टिस वर्मा कमेटी है तो आपको वहीं पर ही जाना है। जस्टिस वर्मा कमेटी कंप्लीटली टीचर एजुकेशन के लिए थी। उन्होंने बोला कि एजुकेशन बेसिक टूल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कॉन्शियसनेस एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द सोसाइटी। आप लोगों को कॉन्शियस कर रहे हैं और रिकंस्ट्रक्ट हो रही है हमारी जो सोसाइटी है, वो एजुकेशन से ही तो रिकंस्ट्रक्ट हो रही है ना। वहाँ लोगों को कैसे पता चल रहा है चीज़ों के बारे में? एजुकेट हो रहे हैं, क्योंकि वो तो एजुकेशन ही है जो लोगों को कॉन्शियस भी कर रही है और रिकंस्ट्रक्ट भी कर रही है हमारी सोसाइटी को। जो टीचर है वो मीडियम है टू अचीव द अबव गोल। जो ये आप चाहते हैं ना कि सोसाइटी को सारी चीज़ें पता हो, हमारी सोसाइटी ऊपर उठे, उसके लिए हमारा मीडियम ही टीचर है। अगर टीचर बच्चों को पढ़ा ही नहीं पा रही है, गाइड ही नहीं कर पा रही है सही डायरेक्शन में, तो हमारी सोसाइटी कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएगी। क्वालिटी ऑफ टीचर एजुकेशन, यहाँ पर इन्होंने बात करी कि जो टीचर एजुकेशन है उन्हीं के पास एक क्वालिटी जो है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि क्वालिटी एजुकेशन हमें टीचर्स को जो है वो देनी है ताकि वो बहुत अच्छा आउटपुट हमें दे सके। एक्सक्लूसिवली टू एड्रेस द टीचर एजुकेशन इन इंडिया। बहुत अलग तरीके से इन्होंने टीचर एजुकेशन इन इंडिया ये लेकर आए थे, मतलब कि टीचर एजुकेशन को बहुत ही इम्प्रूव करा था। यहाँ पर कमेटी जो थी वो NCT should set up a national institute for policy and research in teacher education। जो NCT है
वो हमारा यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट देगा जो कि टीचर एजुकेशन पे सिर्फ हम बात करेंगे। ड्यूरेशन ऑफ बीएड प्रोग्राम हैज़ बिन रेज टू द 2 years। जो हमारा बीएड का प्रोग्राम है यानी कि बैचलर्स ऑफ एजुकेशन, वो हमारा 2 years का यहाँ पर रहना चाहिए। इसके बाद ही हमें एलिजिबिलिटी टेस्ट देना पड़ता है, इसके बाद ही हम उस टेस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा फर्स्ट जो ए पार्ट जो कि हमारी यूनिट 2 का है, हिस्ट्री पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन। ये हमारी यूनिट 2 है, मैंने यहाँ लिख रखा है ये 2 है, और इसका हमने पार्ट ए अभी जो है वो पढ़ा है। ठीक कर देती हूँ मैं इसे। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम पे मेरे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आपको ये नोट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप अगली क्या वीडियोस चाहते हैं, आपको क्या अच्छा लग रहा है वीडियो में, क्या अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं उसे इम्प्रूव करूँ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेरे से कनेक्ट जो है वो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा। कोई भी अगर ऐसा बच्चा है जो पढ़ना चाहता है लेकिन नहीं पढ़ पा रहा है तो वो यहाँ पर इस वीडियो के थ्रू जो अपनी नॉलेज को इन्हांस कर सकता है। थैंक यू।